दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं इंजीनियर राजकुमार सिंह। ये बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले के जयनगर प्रखंड के कमलाबाड़ी गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक गांव से इन्होंने विदेश का यात्रा जो है तय किया। आमतौर पर आप जान सकते हैं कि जिस समय ये शिक्षा दीक्षा यानी कि इनका 9वीं 10वीं चल रहा था, उस समय बिहार की क्या स्थिति थी और ऐसे परिवेश में ये पढ़ लिख करके तकरीबन 25 देशों से अधिक जो है देशों में जा कर के इन्होंने वहाँ पे काम किया। और उसके बाद ये तकरीबन अभी 15-20 साल से जो है फिर बिहार आकर के उसी शिक्षा दीक्षा को दुरुस्त करने में जो है लग गए हैं। अभी हम इनके विद्यालय पे भी हैं। सर से हम इस साक्षात्कार के माध्यम से इनकी जीवनी को जो है शॉर्ट में संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इंजीनियर राजकुमार सिंह जी, आप वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं हैं और आपकी जो जीवनी है उसको कम शब्दों में कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप संक्षेप में अपना एक शॉर्ट परिचय दीजिए पहले। सबसे पहले तो मैं मधुबनी टीवी के सभी दर्शकों को इंजीनियर राजकुमार सिंह का नमस्कार। जैसा कि दिग्विजय ने शुरुआत की है, मैं एक साधारण परिवार से देहात से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा किया और यहीं चल रहा है स्कूल खजौली से। और इसके बाद मैं सीधे पटना साइंस कॉलेज में अपना इंटरमीडिएट किया 1972-74 में। और उसके बाद 74-80 में मैं बीआईटी सिंदरी से अपना इंजीनियरिंग किया। और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं सीधे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो इंडिया गवर्नमेंट का सेंट्रल अंडरटेकिंग है, नवरत्न में आता है, उसमें मेरी नौकरी हुई। वहाँ मैं 17 साल काम किया। 17 साल काम करने के बाद मैं फिर अमेरिका चला गया बेक्टेल के थ्रू। बेक्टेल पावर कॉरपोरेशन अमेरिकन कंपनी है, उसके थ्रू। और अमेरिका से मैं फिर कनाडा चला गया। कनाडा में 5 साल रहने के बाद कुछ कारण से मैं फिर इंडिया आ गया। इंडिया में मैं फ्रेंच कंपनी अल्स्टॉम मल्टीनेशनल में काम किया 5 साल। और उसके बाद 5 साल मैं टाटा पावर मुंबई में काम किया। और उसके बाद मेरा ये हुआ कि नहीं, अब नौकरी जो हमने किया है, जो भी सेवाएं की है वो काफ़ी है। अब कुछ ऐसी सेवा की जाए जिससे कि थोड़ा अपने जो समाज है, जिस परिवेश से हम निकले हैं, उस परिवेश में कुछ काम हो। तो इसलिए उसके बाद मैं सीधे गांव आ गया। गांव में अपने विद्यालय का शुरुआत किया और पिछले 15 साल से ये काम मैं कर रहा हूँ। सर, आप की जो शिक्षा दीक्षा हुई उस समय की क्या स्थिति थी इधर की, थोड़ा वो भी हम लोगों के साथ साझा करें। देखिए, शिक्षा की स्थिति तो उस समय ठीक थी। एक मैं ये कह सकता हूँ, आज की जब शिक्षा व्यवस्था को देखता हूँ, अगर सरकारी शिक्षा की बात मैं करूँ, तो उस समय जो शिक्षाएं थी, फैसिलिटी उतनी नहीं थी, लेकिन जो व्यवस्था थी और बच्चे लोग अच्छे पढ़ाई करते थे उस समय। स्कूल अच्छे से चलते थे, ईमानदारी से सब लोग काम करते थे, बच्चे भी डिसिप्लिन थे, पढ़ाई अच्छी होती थी। हाँ, इतने बच्चे उस समय नहीं पढ़ते थे, इंटेक थोड़ा कम होता था, लेकिन परीक्षाएं ठीक ठाक होती थी और रिजल्ट भी अच्छे होते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहले पढ़ाई ठीक थी, लेकिन सुविधाएं कम थी। सुविधाएं कम थी और आज सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। फिर भी सर, आप एक गांव से आपने जो है विदेश यात्रा किया। काफ़ी लोग जो हैं चाहते हैं कि हम भी कभी विदेश जाएं, और आपने 2 दर्जन से अधिक देशों में रह कर के काम किया। वहाँ के एक तरह से आप नागरिक ही बन गए कह लिया जाए आमतौर पर, और आप जाते भी रहते हैं विदेश। ये सब जर्नी को आप किस एंगल से देखते हैं? ये एक संघर्ष का जर्नी था या मतलब ऐसे ही मिल गया? देखिए, लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो रास्ता प्रशस्त होते हैं, अगर मन में आपने सोच लिया है। तो मेरे मन में स्कूल टाइम से ही था कि मैं अच्छा एक स्टूडेंट था स्कूल में। मैं काफ़ी इज़्ज़त मिलती थी हमें, अच्छे विद्यार्थी में मैं गिनती था। और वहाँ से मैं सीधे पटना साइंस कॉलेज जब गया, तो वो एक समझिए कि
विदेश जाने से ज़्यादा बड़ा स्टेप था, क्योंकि हम एक जो लोकल हमारा जयनगर जो ब्लॉक है उसको भी मैंने ठीक से नहीं देखा था, और वहाँ से और सलरा से मैं सीधे चला गया पटना साइंस कॉलेज, जो कि बहुत कठिन था, वहाँ एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन उसके बाद की जर्नी उतनी टफ नहीं रही। उसके बाद तो मैं इंजीनियरिंग भी किया, इंजीनियरिंग में अच्छे कैंपस में सिलेक्शन हुआ मेरा, बीआईटी सिंदरी बिहार का उस समय बेस्ट कॉलेज था, आज तो झारखंड में चला गया है। और उसके बाद मैं सीधे जॉब में दिल्ली चला गया, दिल्ली में ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहा मैं, और वहीं से मैं कई देशों में भ्रमण भी किया, कई शहरों में काम किया, एनटीपीसी के कई सारे प्रोजेक्ट में काम किया। तो उसके बाद तो लाइफ स्ट्रगल तो हमेशा रहता है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं था जो पहला स्ट्रगल था पटना साइंस कॉलेज। जी जी, वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था। और उस समय पटना साइंस कॉलेज का क्रेज़ अलग लेवल का था और लोग चाहते थे कि वहाँ हमारा एडमिशन हो जाए। तो सोच सकते हैं कि ऐसे कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये प्रखंड भी नहीं सही से जानते थे और सीधा पटना जाना, तो पहला एक्सपीरियंस था वो, और अपने आप को शायद वहाँ पे इन्होंने अच्छे से स्थापित किया, और आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है इन्होंने ये सब कुछ। अच्छा सर, जिस लेवल पे आप गए, उस लेवल पे जाने के बाद लोग रूट भूल जाते हैं, अपना जड़ भूल जाते हैं, लेकिन आप वापस फिर अपने मधुबनी ज़िला आ गए, वापस से फिर एक विद्यालय खोल दिया। तो एक अच्छे पद पर जाने के बाद फिर डाउन टू अर्थ होना, ये थोड़ा कैसे हुआ और ऐसा क्यों, वो बताइए। देखिए दिग्विजय, आदमी का कहीं भी चला जाए, कैसे भी पोजीशन में चला जाए, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं उसका रूट हमेशा रहता है, वो रूट हटता नहीं है। अब मजबूरी बस लोग नहीं आ पाते हैं, या कई कारणों से बहुत सारी उलझनें हो जाती है, लेकिन चाहता तो सब है, हाँ, सब कर नहीं पाता है, ये बात अलग है, क्योंकि वो भी एक स्ट्रगल है, डिसीजन मेकिंग वो भी एक आसान काम नहीं है। और ख़ास करके ऐसे जगह जो कि आप जानते हैं कि बिहार में ख़ास करके शुरू में जो शासन रहा है, वो बहुत मतलब ठीक नहीं रहा है। तो उस स्थिति में वापस आना एक कठिन काम था, लेकिन चूँकि मैं अपने रूट से जुड़ा था, मुझे जो भी हासिल हुआ अपने कर्म से या लोगों के सहयोग से या हमारे गुरुजन और ईश्वर के आशीर्वाद से जो भी मैंने हासिल किया, तो उसके बाद मेरे को ये लगा कि नहीं, अभी ये हासिल जो भी मैं किया हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है, मेरे को अब कुछ हट के काम करना चाहिए। तो जब मैं देहात में आया, गांव में स्कूल खोलने का दिमाग में आया, उस समय मैं टाटा पावर में था मुंबई में, और अच्छे पोस्ट पर था, हेड ऑफ इंजीनियरिंग था, यूएमपीपी मुंद्रा अभी भी देश का बहुत बड़ा पावर प्लांट है, उसका मैं हेड इंजीनियरिंग था। तो हमारे बॉस जो थे डायरेक्टर सर, उन्होंने भी पूछा कि राज सिंह, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं इस जॉब को, इतनी अच्छी नौकरी है आपकी, आप गांव क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, गांव में भी कुछ करना चाहिए हमें, और सब लोग शहर में करते हैं, लेकिन मेरे को गांव में कुछ करना है, थोड़ा दूसरे से हट के करना है, क्योंकि गांव में लोग आता नहीं है। और उसी समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी आया में अहमदाबाद जा कर के एक प्रेजेंटेशन दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो भी नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, वो अगर बिहार में आएंगे तो उनको हम सुविधा मुहैया कराएंगे। हालांकि वो नहीं कर पाए, ये बात अलग है, लेकिन मेरा तो स्टेप हो चुका था, और मैं उस भरोसे भी अपना काम नहीं कर रहा था, मैं तो अपने भरोसे सारा काम कर रहा था। तो कठिनाइयाँ आई, लेकिन मैं इस काम को अनवरत चलाता रहा, और आज एक अच्छी स्थिति में विद्यालय भी है, और मुझे भी संतुष्टि हो रही है कि मैं एक अच्छा समाज का काम कर रहा हूँ। तो कहते हैं जो हौसला जो है वो बुलंद रहना चाहिए, तो आप जो भी आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त अवश्य कर लेंगे। सर, जॉब में इतना दिन समय गुजारना, फिर आकर के एक ऐसे जगह पे जहाँ पे विद्यालय लगभग नामुमकिन था ही बनाना, क्योंकि ये जगह जो है बिल्कुल उस समय बहुत स्थिति ख़राब थी। आपने वो भी काम कर दिया, आप हमारे पीछे में वो बिल्डिंग भी देख रहे होंगे, ये विद्यालय भी बन गया लगभग, अब जो है बहुत अच्छी स्थिति में भी है। और उसके बाद सर राजनीतिक भी आप जो है एक्टिव हो गए, और आप सामाजिक भागीदारी तो निभा ही रहे थे, राजनीतिक रूप से भी जो है आप सक्रिय दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों?
आप संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? इस उम्र में जाके भी इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपके अंदर अभी भी कुछ पाने की जो है सो ललक दिख रही है। तो आप राजनीति में क्यों आए हैं? देखिए दिग्विजय, आदमी को जिस दिन डिजायर नहीं हो, डिजायरलेस अगर आदमी हो जाता है, तो या तो वो डेड है या वो महात्मा हो गया, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो हम ना डेड हैं, ना हम कोई महात्मा हैं। तो हमारे में डिजायर तो है कि कुछ करना है। अब सामाजिक काम तो मैं कर ही रहा हूँ। राजनीतिक भागीदारी का मतलब ये है कि देखिए, देश चलता है राजनीति से, क्योंकि सारे डिसीजन वहीं से होते हैं, वहीं से सारा डिसीजन पूरा देश में जाता है। चल रहा है ना? तो ये जो है कारण है। और चूँकि राजनीति में पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग कम हैं, तो मेरे को ये हमेशा दिमाग में रहा है कि शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लोग आए भी हैं, अभी भी काफ़ी लोग राजनीति में हैं जो शिक्षित हैं। काफ़ी लोग असफल भी हुए हैं, काफ़ी लोग बाहर से आए हैं इस उम्मीद में कि मैं राजनीतिक भागीदारी करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि कठिनाइयाँ हैं। तो लेकिन हम उस सब सोच से नहीं हैं। हमने जब सोच लिया है कि हम राजनीतिक भागीदारी में आएंगे, तो हम आएंगे। और इसका कारण क्या है कि एक जो सबसे बड़ा बल मिला है अभी जो पिछले 2 टेन्योर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने भारत का जो एक नया पाथ दिखाया है, भारत को प्रोग्रेस करने के लिए एक हटके काम वो कर रहे हैं, उससे काफ़ी उम्मीदें जनता को भी हुई है और राजनीतिक कार्यकर्ता को भी हुई है कि वो लोग सही रूप से देश में योगदान कर सकते हैं, देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। और इस स्थिति में अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत भी है। तो ये भी मैंने महसूस किया है और ऐसा माहौल बना है जिसमें कि पढ़े लिखे लोगों की जगह है, ऐसा मेरे को महसूस होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसमें भी भागीदारी दूं, और ये भागीदारी होगी तो शायद मैं अपना जो पोटेंशियल है, मेरा जो क्षमता है, उसको और अच्छा से उपयोग कर सकूंगा। तो सर ने जो है सो चुनाव भी लड़ा है। 2019 लोकसभा चुनाव हो, 2021 बिहार विधानसभा चुनाव हो, दोनों में सर ने जो है अपना किस्मत आजमाया था। सर का चुनाव लड़ने का भी मकसद जो था वो भी हम सर से पूछना चाहेंगे जो क्या था। और अब सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्श मानते हुए भाजपा में भी जो है आ चुके हैं। तो सर, दोनों चुनाव पर अपना पक्ष रखते हुए आपने क्यों लड़ा, और आज आप भाजपा में आए हैं, उसके पीछे क्या वजह है वो बता दीजिए। देखिए दिग्विजय, लगभग मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया हूँ, लेकिन आपको मैं स्पष्ट बताता हूँ कि मेरा चुनाव लड़ने का, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था या विधानसभा का चुनाव था, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये था कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग को चुनाव में आना चाहिए। वो एक एग्जाम्पल भी मैं सेट करने की कोशिश कर रहा था। लोग शिक्षित लोगों को भी चुने, और ये तो पब्लिक पर है कि किसको चुनती है। और एक बात भी तय है कि पब्लिक जैसा चुनेगी वैसा रिजल्ट पब्लिक को मिलेगा। तो उसमें पब्लिक ने पिछले बार तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन अभी माहौल बदला है। और दूसरा चीज़ है कि राजनीतिक कार्यकर्ता, बेसिकली जो भी है सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हों, वो भी एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं, और हम लोग भी एक कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता रही है कि यहाँ पर सभी लोग कार्यकर्ता जैसा काम करते हैं, और कार्यकर्ता जैसा जहाँ काम होगा वहाँ रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो ये भी कारण है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम करने का जो तरीका है, हमारे जो अमित शाह जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी, या हमारे JP नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे लोग का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं ही प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये देश दुनिया में इनका
नाम चल रहा है। लोग मानते हैं कि भारत को एक 70 साल के बाद पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है जो पूरा दुनिया में प्रभाव डाल रहा है और देश को भी एक से एक अच्छे काम के द्वारा देश का भविष्य बन रहा है। तो ये भी कारण है मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि जहाँ आप रहेंगे, जैसी संगति में रहेंगे, आपका वैसा ही रिजल्ट होगा। आपकी संगति, आपका जो माहौल है अच्छा मिलेगा तो आप अपना पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आपको सही वातावरण नहीं मिलता है तो आपका पोटेंशियल का उपयोग नहीं होगा, आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये भी कारण है मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। आप कॉलेज के दिनों से ही काफ़ी ज़्यादा समझदार थे, या फिर कह लीजिए कि हाई स्कूल से ही आपकी समझ जो है काफ़ी ज़्यादा थी। तो आपके समय से और अभी तक, क्योंकि शिक्षा दीक्षा के बाद आपने जॉब के लिए शायद आप आउट ऑफ बिहार भी रहे होंगे, आउट ऑफ कंट्री भी थे, लेकिन अभी फिर आप तकरीबन 15-20 वर्षों से बिहार में हैं, और बिहार की राजनीति को स्पेशली आप किस रूप से देख रहे हैं? इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? क्या हमारा बिहार पीछे गया है, आगे आया है? बिहार की राजनीति पर अपनी राय रखें। देखिए, पूरे देश की राजनीति बदली है पहले से। बिहार की राजनीति भी बदली है, लेकिन बिहार की राजनीति में काफ़ी उठा पटक कहिए और काफ़ी खुरदुरे रास्ते से बिहार की राजनीति चली है, स्मूथली नहीं चली है। बिहार की चाहे वो सरकार हो चाहे व्यवस्था हो, स्मूथली नहीं चली है और उसका परिणाम आपके सामने है अभी। क्योंकि हमारा जो काम हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में, हमारे नेता लोग जो किए हैं उसी का रिजल्ट अभी हमारे पास है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। मैं खासकर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैं राजनीति से नज़दीकियाँ मेरी थी, मैं समझ था। शुरू में कर्पूरी ठाकुर जी आए। कर्पूरी ठाकुर जी उन्होंने सामाजिकता पर बहुत काम किया और मैं तो इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। ये पूरे बिहार वासियों के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। उसके बाद फिर जनता पार्टी के बाद फिर इनका लालू जी का राज्य आया। लालू जी का जो पैदाइश है, राजनीतिक पैदाइश, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो, वो जेपी मूवमेंट का है, जयप्रकाश जी के आंदोलन का है और हम लोग भी उसी आंदोलन में थे, उसी समय थे। फ़र्क ये था कि हम पटना साइंस कॉलेज में थे और लालू जी बीएन कॉलेज में थे। जिस समय उसका कॉलेज का नाम हम लोग बदनाम कॉलेज बोलते थे बीएन कॉलेज को, क्योंकि सबसे जो छठा हुआ जिसको कहीं नहीं एडमिशन मिलता था, छठे लोग बीएन कॉलेज में पढ़ते थे। ये उस समय की हकीकत थी, आज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उस समय लालू जी जेपी स्टेशन में वो भी जुड़े हुए थे, हम लोग भी जुड़े हुए थे, सुशील मोदी साहब भी जुड़े हुए थे। बल्कि लालू जी हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, सुशील मोदी जी जनरल सेक्रेटरी थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से थे। तो उस समय जो उसके बाद जो बिहार की राजनीति बदली और देश की ही भी राजनीति बदली, तो उसका प्रोडक्ट लालू जी हुए और सबसे पहला बेनिफिशियरी लालू जी हुए। लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री बने और उनका जो आर्थिक स्थिति थी उस समय वो बहुत गरीबी की थी। तो इसको देख करके हम लोग उस समय, हम तो इंजीनियरिंग करके हम तब तक हम ज्वाइन कर चुके थे, एनटीपीसी दिल्ली में रहते थे, लेकिन हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि लालू जी जैसा सामान्य आदमी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बना है तो बिहार का कल्याण होगा, आम जन का विकास होगा। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। विकास तो हुआ, लेकिन विकास सिर्फ उनके परिवार का हुआ। विकास हुआ सिर्फ खून खराबा का विकास हुआ, फिरौती का विकास हुआ, लूटपाट का विकास हुआ। डॉक्टर इंजीनियर सब बिहार से भागने लगे, मजदूर पलायन करने लगे, क्योंकि लालू जी का कथन ही था कि विकास हमारा मुद्दा नहीं है, चरवाहा विद्यालय खोले। तो पूरा बिहार तहस नहस हो गया, कुछ बचा ही नहीं। उसको सुधारने के लिए पब्लिक ने
नया विकल्प चुना और वो थे नीतीश कुमार जी। जब नीतीश कुमार जी को चुना गया तो बहुत उम्मीद रही और 5 साल बहुत अच्छा काम भी हुआ बिहार में। नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू बढ़िया हुआ। हाँ जी, सुशासन बाबू कहलाने लगे, सबकी उम्मीद बढ़ी, क्राइम भी कम हुआ। लेकिन पता नहीं 5 साल के बाद जब सेकेंड टर्म में आए तो उनका काम शिथिल हो गया। सारे काम सिर्फ ब्यूरोक्रेट करने लगे, उनके हाथों में दे दिए और इनका मुख्य काम था कि हम गवर्नमेंट में कैसे रहें। तो इससे विकास फिर रुका, स्लो हुआ। फिर बीजेपी के साथ जब तक ये शासन में रहे तो थोड़ा सा स्थिति सुधर जाती थी। फिर इन्होंने चेंज कर दिया अपना मॉडल। फिर उन्होंने जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन कर के चुनाव लड़े तो इन्होंने विरोध में फिर उनसे गठबंधन तोड़ लिया और इस तरह से काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल सा चलता रहा। और इस टर्मोइल में सबसे बड़ा नुकसान बिहार का हुआ। बिहार में विकास बंद हो गया, लॉ एंड ऑर्डर जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था उसका नुकसान हो गया, पलायन फिर वैसे ही चलता रहा जैसे पहले चल रहा था। तो ये स्थिति होने से क्या हुआ, बिहार का तो विकास नहीं हुआ। बिहार का आज के दिन भी बजट देखिए दूसरे स्टेट से बहुत कम है। 2,60,000 अगर बजट है बिहार का तो बहुत कम है। इसका कई गुना राजनीति अभी भी दयनीय स्थिति में है। अभी भी दयनीय स्थिति है। तो आज भी बिहार में राजनीतिक ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब जैसे कोई अगर घाव हो जाता है तो उसको ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है और हमको लगता है कि आने वाले समय में या यूँ कहें कि उसकी एक जो इसको बोलते हैं आभास, वो आभास आने लगा है कि बिहार में राजनीति बदलेगी और अच्छे समय के लिए बदलेगी। उसमें अभी बहुत सारे तो नहीं, कुछ युवक नेता आए हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं। बीजेपी में ही प्रतिभाशाली अभी जो डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी, उनमें भी लोगों की बहुत उम्मीद है। अभी आपके आने से पहले मैं कुछ टीचर से बात कर रहा था, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं सम्राट जी हैं तो ज़रूर विकास होगा। शिक्षकों का मामला हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, माने एक विश्वास का माहौल तो बन गया है इनके आने से, डिप्टी सीएम बनने से। और ये युवक हैं, इनका फ्यूचर आगे है। तो आगे जब फ्यूचर है तो बिहार का भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है उससे। तो इसमें सब लोग उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं और हमको लगता है कि बिहार अब बैक टू रेल अपने पटरी पर उतरेगा और पटरी पर उतरेगा ही नहीं, सरपट चलेगी गाड़ी, तेज़ रफ्तार से चलेगी। बाकी तो समय बताएगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ थे इंजीनियर राजकुमार सिंह। हमने संक्षेप में इनकी जीवनी को समझा, जाना, लेकिन आपको हम यही कह सकते हैं कि जो इनका सफ़र है वो जितना ही सुखदायक है उतना ही दुखदायक भी रहा होगा। लेकिन इफ़ एंड्स वेल ऑल्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो एट द एंड ऑफ द डे जो है ये अच्छी स्थिति में है और इन्होंने अपने किस्मत को अपने हाथ के लकीरों से नहीं बल्कि अपने बाजुओं के ताकत और अपने मेहनत से जो है बदला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इनका जो है भविष्य सुनहरा हो, क्योंकि अभी भी इनके अंदर जो कुछ पाने की ललक है वो साफ़ देखी जा सकती है और ये साफ़ कह दिए हैं कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इंजीनियर राजकुमार सिंह के साथ मैं दिग्विजय प्रताप झा, आप देख रहे थे मधुबनी टीवी।